सॉरी फॉर द डिस्कनेक्शन, हर बार यही हो जाता है. सो if you took loan on 1st January and you are regularly or continuously paying your installments, तो वो आपका परफॉर्मिंग एसेट में आएगा. और ये परफॉर्मिंग एसेट क्या होगा? दिस परफॉर्मिंग एसेट इज फॉर द बैंक. इट इज फॉर बैंक, नॉट फॉर यू. आपने अपने लोन अकाउंट को बैलेंस रखा हुआ है, करेक्ट करके रखा हुआ है. एंड इफ यू आर नॉट able to pay or you are not paying any installment, then your loan will fall under the category of NPA. और उसके लिए एक definition दी गई है. If you are not paying loan or interest, if you are not paying interest or installment of principal amount within more than 90 days, तो वो term loan किस में convert हो जाएगा? In NPA. NPA means 1st January till 31st March. जैसे ही 90 डेज निकला, आपने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है, नाउ योर लोन इज एनपीए फॉर बैंक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि उसने तो अपना एसेट आपको दिया हुआ है एंड दैट एसेट इज नॉट परफॉर्मिंग फॉर दैट बैंक. इट मींस उसका प्रॉफिट वहां से जनरेट नहीं हो रहा है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनपीए फॉर, दिस इज द डेफिनेशन फॉर टर्म लोन और हाउस लोन. फॉर एग्जांपल हाउस लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, ये जितने भी हैं ये टर्म लोन में आते हैं. और अगर हम एग्रीकल्चर लोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो डेफिनेशन है, दो पॉइंट्स है. द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयरऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स. जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, अगर दो आपने उसका क्रॉप सीजन कंप्लीट कर लिया है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है. ठीक है, तो जितना भी टाइम लगे, 90 डेज और 120 डेज, डजंट मैटर, 2 शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होनी चाहिए. और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप आप प्रोड्यूस कर रहे हो, यू आर द फार्मर, देन ओनली 1 क्रॉप सीजन. आपको जो टाइम लिमिट दी जाएगी, इट विल बी ओनली 1 क्रॉप सीजन. सो दिस इज द मेन डिफरेंस, तो जो आपको ध्यान में रखना है फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, now this was the division of assets, loan or advances. क्या होता है when you took loan from the bank for a car or for a house or for education, किसी भी चीज के लिए आपने लोन लिया, आपका लोन अकाउंट खोला जाता है, लोन अकाउंट. और बैंक इसमें आपको मनी प्रोवाइड करती है, then you withdraw the money from this account. जिस दिन आपने जितना अमाउंट निकाला है वो क्या होगा? स्टैंडर्ड एसेट. रेगुलरली, इफ यू आर पेइंग रेगुलरली, देन, और बैंक के लिए आपके पास कोई भी डिले नहीं है, देन दिस इज द रेगुलर स्टैंडर्ड एसेट फॉर द बैंक. लेकिन आपने वहां पे डिले किया है, इफ यू आर नॉट एबल टू पे एनी इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 1st डे टिल 90 डेज, जो 90th डे है, मींस 31st ऑफ मार्च मान लो, वहां पे अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में 3 मंथ्स में आप पे नहीं करते हो, देन this asset will convert into stressed asset. अब यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन होना चालू होगी. और इस stressed asset को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, SMA 0, SMA 1, SMA 2. मींस विद इन फर्स्ट मंथ कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, देन SMA 0. विद इन सेकेंड मंथ, फर्स्ट और सेकेंड मंथ में भी कुछ नहीं आता है, देन इट इज SMA 1. SMA stressed management assets, stressed managed assets, ये इसका फुल फॉर्म होगा. आई एम नॉट कंफर्म, एक बार इसको देख लेना. ठीक है, ये कैटेगरी है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी बिकॉज ये क्लासिफिकेशन उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनपीए फॉर टर्म लोन एंड फॉर एग्रीकल्चर लोन. और जब 3 मंथ्स तक कोई अगर प्रॉपर पेमेंट नहीं हो रहा है इंस्टॉलमेंट का, देन इट विल फॉल इनटू SMA 2 कैटेगरी. और 3 मंथ्स में भी अगर कन्वर्ट नहीं हुआ है, और सॉरी, अगर 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स भी कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई है, नाउ दिस स्ट्रेस्ड एसेट विल कन्वर्ट इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA.
और इस एनपीए के बाद क्या होगा, बैंक रिकवरी करने की कोशिश करेगी कि मेरा एसेट जो लॉस में जाने वाला है उसको कैसे रिकवर किया जाए। मींस नाउ बैंक विल ट्राई टू रिकवर दिस अमाउंट। तो इसको भी इसके बाद क्लासिफाई किया है सब स्टैंडर्ड एसेट। मींस अगर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कुछ इसमें रिकवर नहीं होता है, देन इट इज सब स्टैंडर्ड एसेट। उसके बाद इट विल कंसीडर एज डाउटफुल एसेट, बिकॉज नाउ इट इज डाउट कि भाई ये वापस आएगा भी या नहीं। और मोर देन 12 मंथ्स हो जाते हैं उसके बाद बैंक ने बहुत सारी कोशिश कर ली, ऑल टाइप्स ऑफ एफर्ट्स वो सब लग चुके हैं, देन ये लॉस एसेट्स में आ जाता है। तो बैंक का जो ये लोन अकाउंट है इसको बंद कर दिया जाएगा। नाउ दिस विल बी क्लोज्ड। ओके, एंड इट मींस द अमाउंट इज नॉन रिकवरेबल नाउ, और एक बैंक का लॉस हो चुका है। तो हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया था, और इसमें भी ये लिखे थे व्हाट आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स विच इम्पैक्ट इन द राइज ऑफ एनपीए। किस तरीके से एनपीए लगातार बढ़ रहा है, तो उसके देयर आर टू कॉजेज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स, ineffective legal framework and weak recovery tribunals. Tribunals are very weak. It is not doing their work properly और इफेक्टिवली। और इसके पीछे एक कॉज ये भी है कि अगर हम यहाँ पर स्ट्रिक्टली रिकवर करने की कोशिश करते हैं बैंक, तो ये गवर्नमेंट बैंक्स हैं, दीज आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड इन आवर कंट्री देयर आर मैनी पुअर पब्लिक जिसके पास पेमेंट करने के लिए मनी नहीं है। उनके साथ स्ट्रिक्टनेस अगर किया जाएगा तो प्योर कैपिटलिज्म को हम फॉलो करेंगे। ये कोई प्राइवेट बैंक कर सकती है, बट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक इट इज नॉट feasible or it is not possible. Second is lack of demand, economic recession or slowdown. जब भी ऐसा कभी होगा, at that time unemployment would be high. Employment would be high. It means what will happen कि आपकी इनकम नहीं हो रही है, you are not earning any money, इनकम फॉल हो चुकी है, और आपने ऐसे में जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है you are not able to pay the installment. It means now your loan will be NPA. जब भी कभी lack of demand, economic recession और slow down होगा। Changes government, change in government policies. Government policies में थोड़ा सा भी variation होगा, then you will see NPA will increase. How? मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल प्राइसेस। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा वहां पे डिसीजन लिया और उसके कारण आपकी पॉकेट पे इम्पैक्ट पड़ा। मींस नाउ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है इन दिस कोरोना सिचुएशन, और ऐसे में इन्फ्लेशन और ऊपर चली जाए, इट मींस नाउ आपकी इनकम तो बहुत कम हो रखी है, लेकिन आपके जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में आपके पास जो सेविंग्स होंगी, नाउ द सेविंग्स वो और कम हो जाएगा। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। नाउ सेविंग्स और भी कम हो चुकी है, इट मींस नाउ यू आर नॉट एबल टू पे योर इंस्टॉलमेंट। इट मींस नाउ योर लोन अकाउंट विल बी कंसीडर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। विलफुल डिफॉल्ट्स बाय कस्टमर्स, कई सारे कस्टमर सिर्फ डिफॉल्ट करने के लिए ही काम करते हैं। Please switch off your mic. Who is this? Thank you. Harish. So, willful defaults by customers. कई सारे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ डिफॉल्ट करने के लिए ही लोन ले रहे हैं, बिकॉज चीटिंग ही उनका मेन एम है। और ऐसे कस्टमर्स करप्शन को भी इंक्रीज करते हैं। एंड
एग्रीकल्चर लोन को माफ कर दिया जाएगा, वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो कस्टमर, जो एग्रीकल्चर, ये जो फार्मर्स हैं, वो यही सोचेंगे ना कि ठीक है नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ वेट करते हैं, उस टाइम में फिर से ऑफ हो जाएगा तो हमको देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, विलफुल डिफॉल्टर भी बढ़ रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शामिल है। So these are external factors. Now we will talk about internal factors. Defective lending process. Lending process में बहुत सारे लूप होल्स है, एंड बिकॉज ऑफ दोज लूप होल्स, जो बैंकिंग सर्विस में ऑफिसर होगा जो लोन आपको प्रोवाइड करेगा, वो कहीं ना कहीं करप्शन करेगा। ड्यू टू करप्शन, आपको अगर 5 लाख रुपीस का लोन दिया है तो उसका 10%, 20% मेरी पॉकेट में दो, I will issue 5 lakh rupees loan quickly. Defective lending process. Inappropriate non-use of technology like MIS, computerizations. किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, कोई एक सिचुएशन है जहां पर आपने प्लॉट लिया हुआ है एंड यू वांट टू बिल्ड योर हाउस, योर ड्रीम हाउस एट दिस लोकेशन, और आपने किसी जगह लोन लेना है। प्लीज स्विच ऑफ योर माइंड, हरीश। तो ऐसे में आप किसी एक बैंक के पास गए, सपोज इट इज एसबीआई, एंड यू टुक लोन फॉर दिस लोकेशन, और यहां पर आपको हाउस बिल्ड करना है, लेकिन आपके मन में और भी चीटिंग है, यू आर विलफुल डिफॉल्टर। आई नो यू आर नॉट, बट एक एग्जाम्पल के रूप में देते हैं। तो आप दूसरे बैंक के पास भी जाओगे, आईसीआईसीआई, देना, लेना, फेना, जो भी टाइप की बैंक्स हो उन सबके पास गए और उनमें से सबको आपने अप्लाई कर दिया। इफ दीज बैंक वुड नॉट यूज टेक्नोलॉजी, MIS, कंप्यूटराइजेशन, तो उनको ये कभी नहीं पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ऑलरेडी एक लोन इशू किया जा चुका है। इट मींस फॉर दिस लोकेशन, फॉर दिस वर्क, फॉर दिस प्रोजेक्ट, एक साथ 3 या 4 बैंक के तरफ से लोन आ जाएगा, और ऐसे में क्या होगा, एक का यूज होगा, बाकी सब फ्रॉड होंगे, एनपीए इंक्रीज होगा। इम्प्रॉपर HWOP एनालिसिस, एनालिसिस नहीं की जाती है कि हमें जब लोन इशू किया है एट दैट टाइम व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। अगर ये बैंक ऑफिसर ग्राउंड पे जाकर ये चेक करे कि ये जो प्लॉट लिया हुआ है ये वास्तव में आपका ही है, इट इज योर्स और समवन एल्स। कई बार ऐसी जगह फ्रॉड भी होते हैं, तो एनालिसिस भी करना चाहिए। क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम, इनएडिक्वेट क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम। जब भी आप लोन के लिए फॉर्म फिल करते हो तो देयर आर सम पॉइंट्स, योर ग्रेजुएशन मार्क्स, योर पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स, योर PhD, योर सैलरी स्टेटस, योर वाइफ, योर हस्बैंड, वो भी वर्किंग है और नॉट, उसका लेवल, हर एक में आपको +5 पॉइंट्स मिलते हैं। डू यू हैव एनी प्रॉपर्टी, तो उसके अलग से 5 पॉइंट। इट मीन जैसे ही मोर देन 60% और 55% मार्क्स होते हैं, 55 से 60 के बीच में, इट मीन्स नाउ यू आर एलिजिबल टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। तो ये क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम है, लेकिन ये सब चीजें होने के बावजूद भी हमारा एनपीए बढ़ रहा है। इट मीन्स देयर आर सम फॉल्ट्स इन द क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम। और कितना अप्रेजल, कितना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, ये भी इसी फॉर्म और इसी मार्किंग से डिसाइड किया जाता है। मैनेजरियल डेफिशिएंसीज, अगेन करप्शन, करप्शन के साथ साथ लैक ऑफ एफर्ट्स, लेजीनेस, absence of regular industrial visits and monitoring, deficiency in reloaning process, alleged corruption, inadequate networking, linkage between banks. These are internal factors जो कि किसके अंदर included हैं, बैंक के अंदर। And due to these internal factors, बैंक के asset परफॉर्म नहीं करते और वो कन्वर्ट हो जाते हैं NPA। Now, इफेक्ट क्या होगा, ये यूपीएससी के लिए इंटरेस्टिंग है। Effect and factors both are very important. First of all, you will tell me, suppose you are the
CMD of SBI, and total fund available to SBI is 1000 rupees. भाई 1000 rupees का ही वो लोन टोटल प्रोवाइड कर सकता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड. ओके, नाउ आउट ऑफ दिस 1000 rupees 50 rupees का लोन ऑलरेडी डिसबर्स कर दिया गया है, एंड आउट ऑफ दिस 50 rupees 40 rupees का जो लोन है वो एनपीए है, एनपीए, एंड इट मींस only 10 rupees वाला लोन is performing asset. It means this 40 rupees ये आपके फ्लो जो आप 1000 rupees का एसेट था जिसको वर्क प्रॉपरली करना चाहिए उसको कम कर रहा है. It means when NPA will increase, जैसे ही 1000 में से 4000, 400, 600 rupees दिया, ठीक है, it means NPA और इंक्रीज होगा. Then what will happen? टोटल फंड अवेलेबिलिटी नियर बैंक वो डिक्रीज हो जाएगा. इट विल डिक्रीज बिकॉज ये जो अमाउंट है वो तो ब्लॉक हो रहा है. रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्लो ऑफ कैश डन बाय बैंक ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ फंड मेड अगेंस्ट एनपीए. नाउ देयर आर सम फंड्स मेड अगेंस्ट एनपीए. आप जब भी कभी लोन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 rupees का लोन लिया है, व्हेन यू टेक लोन फ्रॉम बैंक of 100 rupees, तो इतना ही अमाउंट 100 rupees अमाउंट ही बैंक आरबीआई के पास सबमिट कर देती है. 100 rupees का आपने लोन लिया है मींस 100 rupees आरबीआई के पास सेव करके रख दिया कि बाय चांस ये 100 rupees एनपीए हुआ, लॉस्ट हो चुका, तो एट दैट टाइम वी कैन रिकवर दिस अमाउंट. तो 100 rupees अपनी सेफ्टी के लिए वो आरबीआई के पास बैक साइड में रख देती है. इसका मतलब ये हुआ when SBI is giving loan of 50 rupees out of 1000 rupees, तो इस 50 rupees का जो ये लोन दिया है इतना ही अमाउंट आरबीआई के पास भी डिपॉजिट किया होगा अपनी सेफ्टी साइड के लिए. इट मींस नाउ फंड अवेलेबिलिटी और कम हो गया. 50 plus 50 100, 1000 minus 100 it is 900. इट मींस एनपीए जैसे ही इंक्रीज होगा फंड अवेलेबिलिटी डबल टाइम कम होगी. Clear? Next is drain of profit. This 40 rupee is not earning any profit. It means it is the drainage of profit for bank, which is continuously increasing, and bad effect on goodwill. किसी भी बैंक की गुडविल, आपकी भी गुडविल बनेगी किस चीज पे डिपेंड करती है? Your goodwill depends on your character, your salary, आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है. आपके घर वाले भी तो आपको पूछते ना, बेटा तुम कर क्या रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं. इफ यू आर अर्निंग 60% मार्क्स तो आपकी एक गुडविल होगी. इफ यू आर अर्निंग 90% मार्क्स तो आपकी एक दूसरी गुडविल होगी. कुछ ही ऐसा ही बैंक्स के लिए भी है. जितनी भी बैंक्स हैं इनकी भी तो एक अपनी सोसाइटी है. हाँ, एसबीआई, व्हाट इज योर स्टेटस? देना, व्हाट इज योर स्टेटस? पीएनबी, व्हाट इज योर स्टेटस? कोई कहेगा कि मेरी इतनी इनकम है, कोई इतनी इनकम है, तो गुडविल उसकी खराब होगी. जितना ज्यादा एनपीए इंक्रीज होगा उतनी ही गुडविल डाउन होगी. बैड इफेक्ट ऑन इक्विटी वैल्यू, इट मींस द शेयर ऑफ द पर्टिकुलर बैंक वो भी डाउनफॉल होगा उस पर. शेयर मार्केट में भी आप देखोगे उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी इक्विटी वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज टोटल फंड अवेलेबिलिटी वो कम है, उसका प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा. ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एनपीए ऑन बैंक्स. और इसके साथ साथ क्या होगा? लेंडर्स सफर अ लोअरिंग ऑफ प्रॉफिट मार्जिन. अभी यहां पे दोबारा से इस पे चलो. दिस इज 1000 rupees टोटल फंड अवेलेबल इन एसबीआई, इट इज 1000. सपोज 50 rupees का लोन दिया है, 50 rupees आरबीआई के पास सेफ है. It means now 900 rupees are available, total fund available for providing loans and advances. It means अब जैसे जैसे ये अमाउंट कम होता जाएगा और एनपीए इंक्रीज होता जाएगा. सपोज नाउ आउट ऑफ 1000 बैंक ने 600 rupees का लोन प्रोवाइड किया हुआ है.
600 rupees, और out of 600 500 rupees लोन एनपीए हो चुका है, एनपीए। इट मींस नाउ टोटल फंड अवेलेबिलिटी कितनी होगी, ओनली इतना मान लो 1000 माइनस 600, इट ओनली 400। इट मींस क्या होगा कि 600 में से 100 रुपीज लोन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, दीज आर परफॉर्मिंग एसेट। इट मींस बैंक की जो अर्निंग हो रही है, बैंक का जो प्रॉफिट आ रहा है वो इस 100 रुपीज से आ रहा है। तो ऐसे में बैंक को अपनी डेली एक्टिविटीज को प्रॉपर करने के लिए एंड टू प्रोवाइड सैलरी टू इट्स एम्प्लॉइज, उसे क्या करना पड़ेगा, लोन की जो इंटरेस्ट रेट है उसको महंगा करना पड़ेगा। इट मींस यू कैन से एनपीए, इफ एनपीए विल इंक्रीज, interest loan interest rates of loans will increase, means directly proportional। जितना ज्यादा एनपीए इंक्रीज होगा, बिकॉज उसको तो अपना प्रॉफिट अर्न करना है। ये सेम पेन, सपोज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन इज 5 रुपीज, और कोई एक और पेन ले लिया, सपोज पार्कर, वो 100 रुपीज का है, ठीक है। 100 रुपीज वाला पेन कितने लोग परचेज कर रहे हैं, 1 और 2, बट 5 रुपीज वाला पेन कौन कितने लोग यूज करेंगे, 200 500 लोग। इट मींस अर्निंग किससे ज्यादा है, 5 रुपीज वाले पेन को बना के और सेल करने में। इट मींस अगर इससे भी अर्निंग नहीं हो रही है तो धीरे धीरे पार्कर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, मींस 100 रुपीज 500 रुपीज इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन विल इंक्रीज, और उससे बैंक अपने प्रॉफिट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ओके, as NPA will increase, interest rate of loans will increase, क्योंकि बैंक को अपने डेली का एक्टिविटीज करनी है, डेली बैंकिंग एक्टिविटीज, इट हैड टू पे सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉइज, और भी इसके अलावा बहुत सारी उसकी लाइबिलिटीज हैं जिसको पे करना है। ऐसे में प्रॉफिट कहाँ से आएगा बैंक का, प्रॉफिट ऑफ बैंक, इट विल ट्राई टू अर्न मोर प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस। तो वो कहां से अर्न कर सकता है, पहले इंटरेस्ट रेट था, लोन का इंटरेस्ट रेट था सपोज 7%, बट ड्यू टू हाई एनपीए, लो फंड अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा 10 to 15%, इसने इंटरेस्ट रेट कर दिया लोन का। इट मींस नाउ अब लोन महंगा होता जाएगा और उसके कारण लेंडर सफर करेंगे, बोरोवर विल सफर, लेंडर विल सफर, because it will be costly for us. Stress in banking sector causes less. Yes. Sir, actually, I got the whole idea, but I didn't get that how the lender suffer. Yes, it indeed the borrower will suffer, but how will the lender suffer because of increase in the interest rate? Okay. Okay. Suppose you take only 100 rupees loan just before the situation when SBI have 1000 rupees fund availability. At that time, interest rate was 7%. Okay, so it means आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, सिंपल फॉर्मूला, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100. It means 100 into rate of interest into 1 year upon 100. It means 7 rupees. Only 7 rupees you have to pay. But now when interest rate of loans वो हाई हो जाती है, in this situation you will have to pay 100 into 10% ही अगर interest rate हो गया 10 upon 100, it means now you are paying 10 rupees for the same amount of loan. It means आपके लिए costly हुआ या नहीं हुआ? Is it clear? Sir, actually I'm asking ki lender, how the lender suffer, because lender are those who deposit money in the bank, not take loan. Lender so indeed is the a borrower borrower. will suffer. No, lender is a borrower, and lender is a borrower, and if you are talking about depositor, then he will also suffer. How? You will see the history of interest on saving account. पहले कहीं 4% मिलता था,
but right now it is continuously decreasing. उसके ऊपर भी अभी मैं डिस्कस करता, लेकिन आपने आप पूछा, बहुत अच्छा किया, इट इज वेरी गुड. 4%. Earlier the interest you got on your saving account was 4% हुआ करता था, but now it is 2% or 2.45 or 2.75%. It means ये interest rate continuous decline होगा, because बैंक क्या करेगी, अपनी पॉकेट से आपको जो 4% इंटरेस्ट दे रही थी उसको धीरे धीरे कम करेगी. तो यहाँ पर 2% इंटरेस्ट हुआ. इट means as NPA will increase, it will increase the interest rate of loans, but it will decrease the interest pay at saving account. Or similarly, your deposits, time deposits, TDs, okay, TDR, fixed deposits, उन पे भी इंटरेस्ट कम होगा. बिकॉज बैंक क्या करेगा, मेरी पॉकेट से कम पैसा जाए, सो दैट आई हैव लॉट्स ऑफ अमाउंट फॉर टोटल फंड अवेलेबिलिटी. इट मींस मैं जितना ज्यादा मेरे पॉकेट में मनी होगा, जितना कम मैं आपको पे करूंगा, उतने ही मैं ज्यादा लोन पे कर सकता हूं, लोन एडवांसेस ऑफर कर सकता हूं किसी को. ओके Okay, sir, Is it's it clear? clear. Yes, sir. And sir, I have just one more question. Yeah. Sir, isn't the interest rate is determined by the RBI? Yes. Sir, then how can bank Interest rate. Yeah, please ask me. Sorry, sir. Please ask. Sir, actually, I'm asking that the interest rate of loans isn't the RBI is determined by the RBI. No, it is determined by the banks itself, and banks are free to decide any rate of interest. Okay, so sir, before that you have just taught us a function of bank rate. I think it's reverse rate and reverse repo rate and all. So sir, it means that function is failure if the RBI cannot determine rate. Yes, bank rate, repo rate, reverse repo rate, these are totally different from the interest rate on loans or saving account. These rates, repo rates, bank rates, these are the tools of monetary policy. That's why RBI decide these kind of rates. But when we are talking about interest rate of loans, interest payment at saving account or fixed deposit, it is fixed by commercial banks, not by RBI. Bank rates are the base rate. बेस रेट के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड कर सकती है कॉमर्शियल बैंक. हर एक बैंक का आपको अलग मिलेगा. एंड दिस सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स. आई थिंक इट वाज इन 16 or 17. Okay, so sir, overall you want to say that RBI just determine the bank rate for the commercial banks, not for the people. Your voice is cracking. I'm trying to understand what you are asking. If you can write the question in chat box, okay? So so that I can understand the question. So इस पॉइंट को आप नोट कर लेना. When NPA will increase, interest rate of loans will increase, so that bank can get more profit. वही इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट और टाइम डिपॉजिट, इट मींस जो अमाउंट बैंक को अपनी पॉकेट से पे करना है वो अपने आप को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा. इट मींस एज एनपीए विल इंक्रीज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन सेविंग अकाउंट ऑन टाइम और टाइम डिपॉजिट्स, it will decrease. It means there is inversely proportional. RBI determine the monetary policy in which there are various kind of rates: repo rate, reverse repo rate, MSF, bank rate. It is not interest rate. You can take as an interest rate because वहां पे कुछ amount में वो
आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक के बीच की डील होती है, ठीक है, वहां पे आप उस इंटरेस्ट रेट को ले सकते हो, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब चीजें कही जाती हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट में दैट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स और सेविंग अकाउंट और टाइम डिपॉजिट, देन कॉमर्शियल बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड एनीथिंग, उनको फ्रीडम दी हुई है और वो वहां पे कंपटीशन के बेसिस पे चीजों को कंट्रोल करते हैं, सो दैट उनके पास मैक्सिमम कंज्यूमर कस्टमर्स उनके पास आ सके। ओके कनिका? नेक्स्ट, higher interest rate by the banks to maintain the profit margin. It means जितना ज्यादा प्रॉफिट, देखो यहां से क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट एट सेविंग अकाउंट और टाइम डिपॉजिट्स बैंक को अपने पॉकेट से पेमेंट करना पड़ रहा है। दिस इज द पॉकेट ऑफ एसबीआई। सपोज यहां से आपको, इफ यू हैव सेविंग अकाउंट इन एसबीआई, तो ये आपको 2 रुपीज पे करेगी। 2 रुपीज अगर इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट पे एट 100 रुपीज, ठीक है, क्योंकि वहां पे ये 2% इंटरेस्ट रेट है। एंड इफ यू आर टेकिंग लोन ऑफ 100 रुपीज, देन यू हैव टू पे, सपोज इट इज 10% एंड इट इज 2%, तो हमने एक देखा था ना डिफरेंस, 10 minus 2, it is 8%, and 8% is the profit margin of the bank. It means profit margin को मेंटेन करने की कोशिश करेगी बैंक। इट मींस यहां पे इंक्रीज होगा, यहां डिक्रीज होगा, ये बहुत क्लियर कर लेना। रीडायरेक्टिंग फंड्स फ्रॉम द गुड प्रोजेक्ट्स टू द बैड वंस। जो बैड प्रोजेक्ट्स हैं, इट मींस जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है, वहां के फंड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसकी जगह जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं जहां से तुरंत हमको पेमेंट मिल सकता है, वो अमाउंट वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, सो दैट एनपीए ना हो सके लोग। As investment got stuck, it may result in unemployment. Unemployment भी बढ़ता है because fund availability कम होगी। Suppose you are an industrial person और आपको इंडस्ट्री लगानी है, बैंक के पास फंड अवेलेबिलिटी कम है, तो ऐसे में क्या होगा, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो करना था वो चीज नहीं हो पा रही है, मींस अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे जनरेट होगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एंड इन द केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, the bad health of banks means a bad return for a shareholder. कई सारे शेयर्स है ना, आप सीएनबीसी इन सभी जब उस पे देखोगे चैनल पे, तो इन सभी बैंक के शेयर भी है, उनकी वैल्यू भी डाउन होती है। जितना ज्यादा एनपीए, उतनी ही लेस वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर बैंक के शेयर, which means that the government of India gets less money as a dividend. Why? Dividend means जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसका पार्ट, इट इज अ पार्ट इन प्रॉफिट, बिकॉज गवर्नमेंट का उसमें रोल है, गवर्नमेंट के शेयर्स हैं इन एनी बैंक। सपोज इन एनी बैंक देयर इज 75% शेयर जिस जो गवर्नमेंट के पास है, तो इसका मतलब जो भी इस बैंक ने अर्निंग की है 100 रुपीज की, दिस सपोज दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, तो 100 रुपीज में से 75 रुपीज किसका है, गवर्नमेंट का। इट मींस अगर बैंक जो पीएसबी है उनका प्रॉफिट फॉल होगा, तो गवर्नमेंट का डिविडेंड, गवर्नमेंट का पोर्शन भी कम हो जाएगा। सो इट मींस गवर्नमेंट जो एक अच्छी पॉलिसी